और अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 डिविजन्स, और 3 पार्ट्स में एक नॉर्थ पार्ट आपका उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी अरावली, साउथ वाला पार्ट है वो साउथ अरावली या सदर्न अरावली, और बीच वाला है वो मिड और सेंट्रल अरावली, मध्य या केंद्रीय अरावली। तो लास्ट में सिर्फ हमने इनकी लोकेशन को इंडिकेट किया था कि जो नॉर्थ अरावली होगी वो झुंझुनू से लेकर जयपुर के बीच तक होगी, ये वाला पार्ट, जिसमें ऊंची चोटी इसकी रघुनाथगढ़ सीकर में है। फिर जयपुर और राजसमंद के बीच की जो अरावली होगी वो मुख्यतः मध्य अरावली के रूप में, जिसकी ऊंची चोटी टोटगढ़ और तारागढ़, यानी T2 थी वहां पे, एक टी टोटगढ़ और एक टी तारागढ़। फिर जो सदर्न अरावली है उसमें अरावली की हाईएस्ट पीक, जिसको सभी चोटियों का क्या कहा जाता है, गुरु शिखरों का गुरु है, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर सिरोही, जो अरावली के हाईएस्ट पॉइंट के रूप में। ये साउथ अरावली में मुख्यतः सिरोही वाली यानी आबू अरावली का हिस्सा है, और उसका एक राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर का जो हिस्सा है वो आता है मेवाड़ अरावली के नाम से, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे अपना जो उदयपुर है, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़ के आसपास का जो एरिया है, जो राणा सिसोदिया डायनेस्टी के द्वारा रूल्ड या शासित प्रदेश है वो मेवाड़। तो अरावली के सदर्न वाले पार्ट में हम फिर से इसके 2 डिवीजन करेंगे, लेकिन मेन जो अरावली है उसके कितने डिवीजन है, 3, जिसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा उत्तरी अरावली। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नदन अरावली या उत्तरी अरावली, इसमें लिखिएगा झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को, झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। द पार्ट ऑफ अरावली, द पार्ट ऑफ अरावली विच इज लाइज बिटवीन झुंझुनू एंड जयपुर, झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। द पार्ट ऑफ अरावली विच इज लाइज बिटवीन झुंझुनू एंड जयपुर is known as Northern Aravali या North Aravali। झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस अरावली की सर्वोच्च चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अरावली इज रघुनाथगढ़। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अरावली या नदन अरावली, इज रघुनाथगढ़। ब्रैकेट में आगे लिख देना सीकर, विद हाइट लिख देना मेंशन 055 मीटर। इस अरावली की सर्वोच्च चोटी, दी हाईएस्ट पीक ऑफ नदन अरावली इज गुरु शिखर, सॉरी रघुनाथगढ़। इस अरावली की सर्वोच्च चोटी, दी हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अरावली या नदन अरावली इज रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ कहाँ पे, ब्रैकेट में लिख देना सीकर, और हाइट है 1055, 1055 मीटर यानी 1055 मीटर। तो ये अरावली की ऊंची चोटी नहीं है, ये नॉर्थ अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें यूज शब्द है वो कई बार आता है ना एग्जाम में, अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, तो स्टेटमेंट गलत। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आएगी गुरु शिखर, जो सदर्न अरावली के अंदर है, जहाँ अरावली की चौड़ाई भी अधिक है और अरावली की हाइट भी अधिक, क्योंकि सदर्न में जाते जाते अरावली की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हाइट भी इसकी ज्यादा होती है वहाँ। अब नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट अगर आप मेंशन करना चाहें कि उत्तरी अरावली है उसका विस्तार, जैसे कि यहाँ से अपन जयपुर से मानते हैं, जयपुर से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो इसमें तोराबाटी रीजन आता है, सीकर झुंझुनू।
इस साइड में चलते हैं तो जयपुर के ईस्ट में आता है दौसा, जयपुर के नॉर्थ में इससे अलग हुआ कोटपुतली बहरोड, और उसके बाद में अलवर, और अलवर से अलग हुआ खेरतल तिजारा, यानी केबी और केटी, कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा और अलवर। तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं मेनली आपके नॉर्थ अरावली के पार्ट में। तो ये लास्ट में अगर आप इसमें लिखना चाहें कि उत्तरी अरावली का विस्तार, इन नॉर्थ अरावली एक्सटेंट इन जयपुर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, सीकर एंड झुंझुनू, यानी तोरावाटी लास्ट में लिख देना। लास्ट में एक लाइन में इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो और मेंशन कर दीजिए। एक्सटेंट इन यानी विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो एक्सटेंट इन जयपुर दौसा, जयपुर के जस्ट ईस्ट में आता है दौसा। तो जयपुर से आपने नाम सुना होगा, जयपुर में घाट की गोनी, तो ये घाट की गोनी से जो रास्ता है, ये हाईवे जाता है, ये किस ओर जाता है, दौसा की ओर जाता है। तो जयपुर और जयपुर का ईस्ट दौसा हो गया। फिर इसके नॉर्थ ईस्ट वाले आगे कोटपुतली बहरोड, जिसमें जयपुर से निकला हुआ कोटपुतली और अलवर से निकला हुआ बहरोड, और दोनों मिलके एक नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में अलवर, और फिर अलवर से अलग हुआ एक जिला कौन सा है, खेरथल तिजारा। तो कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरथल तिजारा, और उसके बाद में ये पॉइंट आते हैं आपके तोरावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, लास्ट में सीकर झुंझुनू। तो लगभग ये आइडिया होना चाहिए, भले ही मत रटो आप, ये आपको रटने सिर्फ ये मिड अरावली वाले हैं। ये अगर आप ये ध्यान दे लोगे कि अजमेर, उसके ईस्ट में टोंक, और अजमेर से अलग हुआ जो पार्ट है ब्यावर डिस्ट्रिक्ट, ये वाले जो पार्ट आपके सेंट्रल अरावली का पार्ट है, इसका मीनिंग इसके नीचे वाले जितने भी जिले हैं वो सब किस में आएंगे, सदर्न अरावली में, और इसके ऊपर वाले जितने भी जिले हैं वो सब किस में आएंगे, नॉर्थ अरावली के अंदर। तो ये आजकल इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे कि एक ऑप्शन में दे दिया आपको सिरोही, सिरोही के जस्ट ऊपर की तरफ आता है पाली, फिर बाद में अजमेर की तरफ ब्यावर को ले लिया, और एक जयपुर के पास में दौसा। अब इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे कि नॉर्थ अरावली का पार्ट कौन सा है इसमें से, तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि अरावली के अंदर ये सारे जो बाकी के जो पॉइंट हैं, जो अजमेर और ब्यावर वाला जो पॉइंट है या टोंक है, ये तो सेंट्रल अरावली में आता है। सिरोही वैसे भी इसके इस साइड में गुजरात वाली बॉर्डर पे आता है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ इस साइड में आता है पाली। तो इसका मीनिंग नॉर्थ अरावली का एक ही डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है इसमें, दौसा। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं आपके। अब ये कहीं पे भी आपको थ्योरी में अलग से नहीं लिखवाया जाएगा, दौसा उत्तरी अरावली का जिला है, तो अपने जिलों के ग्रुप के साथ इसको लिख दिया, जरूरी नहीं है एग्जामिनर हर बार दौसा ही बारे में पूछे। अगली बार हो सकता है यहाँ ऑप्शन में सीकर आ जाए, अगली बार कोटपुतली बहरोड आ जाए। तो इसका मीनिंग इंडिविजुअल कोई ऐसी लाइन लिखवाई नहीं जा सकती इसके बारे में, इसका एक ग्रुप में ये जिले कौन कौन से हैं थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और इसमें भी जरूरी नहीं कि नॉर्थ और साउथ वाले आपको पता हो, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए सेंटर वाले कौन से हैं, क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा कि सेंटर वाले जिले हैं, इसके ऊपर वाले जिले ये होते हैं, और सदर्न वाले, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते इतना नॉलेज हो जाएगा अपने को कि अपने को गुजरात की तरफ डिस्ट्रिक्ट कौन से आते हैं ये अपने को लगभग आइडिया लग जाएगा, और नॉर्थ की तरफ हरियाणा बॉर्डर की तरफ कौन से आते हैं उनका आइडिया लग जाएगा अपने को। शेखावाटी को भी अभी लगभग हम देखें तो 3-4 बार रिपीट हो गया है शेखावाटी। एक तो अपने स्टार्टिंग में जब बॉर्डर पे बात कर रहे थे शेखावाटी की बात हमने की थी हरियाणा बॉर्डर पे, फिर आपको जब सेमेरी डेजर्ट करवाया तो एक अलग क्षेत्र लिखवाया, लूनी, नागौर, शेखावाटी और घगर, तो शेखावाटी फिर रिपीट हो गया। और अभी वापस अपने जयपुर के ऊपर वाले एरिया की बात की है तोरावाटी के नाम से, कि जयपुर के ऊपर वाला क्षेत्र तोरावाटी यानी सीकर और झुंझुनू, तो इसका मीनिंग ये वापस रिपीट हो गया। तो ऐसा जैसे जैसे मिनरल्स को कवर करेंगे तो बार बार वापस रिपीट होंगे। तो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते शेखावाटी तोरावाटी आप कोई 20 बार रिपीट करोगे। अब इसमें नॉर्थ अरावली बाद में नेक्स्ट अगला लिखिए मध्य या केंद्रीय अरावली।
नेक्स्ट है मिड और सेंट्रल अरावली। जयपुर एवं राजसमंद के मध्य की अरावली को मध्य की अरावली को केंद्रीय अरावली कहा जाता है। मध्य की अरावली को मध्य अरावली थोड़ा अजीब सा लगेगा, केंद्रीय अरावली ब्रैकेट में मिड लिख देना चाहिए, मध्य अरावली कहा जाता है। द पार्ट ऑफ अरावली which is lies between Jaipur and Rasamand. The part of Ravli which is lies between Jaipur and Rasamand is known as mid or central Aravali. The part of Aravali, yeah, the part of Aravali which is lies between Jaipur and Rasamand is known as central Aravali or mid Aravali. जयपुर एवं राजसमंद के मध्य की अरावली को केंद्रीय, ब्रैकेट में आगे चाहे मध्य लिख दीजिए कि मध्य की अरावली को केंद्रीय ब्रैकेट में मध्य अरावली कहा जाता है। इसी में एक लाइन और लिखो नीचे, इस अरावली को मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है क्योंकि जिस क्षेत्र में फैली हुई है वो अजमेर का पार्ट है और अजमेर के साथ पहले टाइटल क्या यूज होता था, मेरवाड़ा। तो सेंट्रल अरावली इज आल्सो नोन एज मेरवाड़ा अरावली। तो अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये अरावली का मध्य क्षेत्र या ऐतिहासिक तौर पे मेरवाड़ा रीजन है। इसके सदन में आप जाते हैं तो इस क्षेत्र में राणा सिसोदियाओं का क्षेत्र मेवाड़ रीजन है। इसके पश्चिम में आप जाते हैं तब आपके मारवाड़ आता है। तो मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर डिवीजन हेडक्वार्टर या उसके जिले वो उसमें पश्चिम वाले मारवाड़ हैं। अजमेर चौहान डायनेस्टी का जो एरिया है वो मेरवाड़ा है और राणा सिसोदिया डायनेस्टी का एरिया मेवाड़। तो सदन में मेवाड़ था, मिड सेंट्रल अरावली का एरिया मेरवाड़ा था और पश्चिमी राजस्थान ऐतिहासिक तौर पे आपके मारवाड़ था। तो हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो ये राजवंशों को लगभग इन्हीं नामों से पढ़ते हैं, मेवाड़ का इतिहास, मेरवाड़ा या चौहान डायनेस्टी का इतिहास और पश्चिमी राजस्थान का इतिहास है वो मारवाड़ का हिस्ट्री है आपका। अब इसमें एक तो मेन जो चोटी है मध्य अरावली की वो कौन सी है, तो इसमें लिखो मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है सर्वोच्च चोटी। नेक्स्ट लाइन में मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ मिड अरावली। इसके हाईएस्ट पीक्स या जो चोटियां हैं उसमें एक तो टोडगढ़, एक आता है इसमें तारागढ़, एक अजमेर के पश्चिम में जहां अरावली की पहाड़ियां सर्पिलाकार रूप में फैली हुई है उसको कहा जाता है नाग पहाड़ी, नाग हिल्स। ये अजमेर की ओर स्थित जो प्रमुख चोटियां हैं ये टोडगढ़ 934 मीटर 934 मीटर, अजमेर वाली तारागढ़ 873 मीटर, नाग पहाड़ी है ये 795 मीटर। इन तीनों में वैसे देखा जाए तो कंटिन्यूस डेटा है, डिजिट है 700 प्लस है, 800 प्लस है और ये 900 प्लस, 700 प्लस, 800 प्लस और 900 प्लस, 900 प्लस 34, 800 प्लस 73, 700 प्लस 95 कि 700 पे कौन सी है 95 वाली, 800 पे कौन सी है 73 वाली,
900 पे कौन सी है? 34 वाली। तो मध्य अरावली तीन ऊंची चोटियां जिनके प्राइमरी जो डिजिट है उनका एक सीक्वेंस बनता है, 900, 800 और 700, 900 प्लस और 800 प्लस और 700 प्लस। तो ये कई बार एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया गया, पुराने बीच में कई एग्जाम ऐसे हुए जिसमें टोटगढ़ ऑप्शन ही नहीं था। पूछा गया मिड अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित, यानी ऑप्शन जो दिया उसमें से कौन सी है? तो आंसर क्या मानने लग गए फिर? तारागढ़। ये कई बुक्स ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया बाद में, उनको ये लगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये था कि निम्नलिखित में से, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताइए मध्य अरावली की ऊंची चोटी। ऑप्शन में टोटगढ़ नहीं दिया गया, तो इसका मीनिंग आंसर क्या था फिर? तारागढ़। फिर कई बुक्स वालों ने इनको देख के कि इस एग्जाम में मध्य अरावली की ऊंची चोटी तारागढ़, तो तारागढ़ इसलिए मानी गई है क्योंकि टोटगढ़ ऑप्शन नहीं था। वास्तव में तारागढ़ ऊंची थोड़ी ना है, तारागढ़ अपने को तो मैथमेटिक्स वैल्यू देखनी है, 873 ज्यादा होता है या 934, तो इसका मीनिंग ऊंची चोटी यही है। अब अधीनस्थ बोर्ड ने ये क्वेश्चन वापस पूछना स्टार्ट किए, उसमें ये टोटगढ़ को लिखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने वापस। तो अब ये ऊंची चोटी मध्य अरावली की आंसर क्या देते हैं? टोटगढ़। तो ये अपनी कुछ ऑथेंटिक बुक्स में भी गलतियां की हुई कि उसमें ऊंची चोटियां मध्य अरावली ऊंची चोटियों में किसको लिखा हुआ है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? टोटगढ़। तो टोटगढ़ प्रेजेंट है तो टोटगढ़ ही आंसर होगा। ये नहीं है देन आंसर क्या रहेगा? और दोनों टी नहीं है तब आएगा नाग। दोनों टी नहीं है तब कौन आएगा? नाग, जो अजमेर के अंदर वेस्ट में पश्चिम की तरफ है। और इन पहाड़ियों पे जब अच्छी बारिश होती है तो पश्चिमी राजस्थान में अपने एक ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है, जिसके नाम से मैंने सेमेरी डेजर्ट में एक क्षेत्र कवर करवाया आपको, लोनी बेसिन। तो ये अजमेर के पश्चिम की जो सर्पिलाकार पहाड़ियां होती हैं, ये नाग पहाड़ियां हैं जहाँ से डेजर्ट की सबसे लंबी नदी निकलती है, लूणी नदी। तो जब लूणी नदी हम पढ़ेंगे तब वापस नाग पहाड़ियां रिपीट करेंगे अपन। और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब तारागढ़ फोर्ट पढ़ोगे, उसमें आपको बताया जाएगा तारागढ़ का किला तारागढ़ चोटी के ऊपर है, जो कि मध्य अरावली में स्थित। अब इस अरावली के जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मेन डिस्ट्रिक्ट दो तो यहाँ से समझ में आ रहे हैं, एक तो अजमेर और एक ब्यावर, और कुछ हिस्सा इसमें टोंक का भी लिया जाता है। तो सर्वोच्च चोटी के बाद में लिखो विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार। तो मिड अरावली एक्सटेंड इन अजमेर, ब्यावर एंड टोंक। तो इसका एक्सटेंट या एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे है? अजमेर, ब्यावर एंड टोंक। तो इसका मीनिंग हम टोंक की तरफ जाते हैं तो बनास के निकट ही आता है ना बिसलपुर वगैरह, तो इसके जो निकट की पहाड़ियां है मध्य अरावली का पार्टी। अब इसके बाद में जो अरावली का सबसे अधिक चौड़ा भाग और सबसे अधिक हाइट वाला भाग, जो सदन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग में लिखो सी पॉइंट में दक्षिणी अरावली। नेक्स्ट में सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली। नेक्स्ट में सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली के जो पार्ट में है, तो इसमें डेफिनेशन में एक तो ये अरावली कहाँ से, राजसमंद से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और राजसमंद से लेके कौन से पार तक? सिरोही। तो इसके बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे एक तरफ तो हम देखते हैं अरावली में, इसमें सदर्न वाली में, यहाँ राजसमंद से पश्चिम का जो एरिया वो पाली और सिरोही आता है। एक पार्ट तो होता है पाली, और पाली के जस्ट सदर्न में कौन सा है? सिरोही। एक पार्ट आता है इसका राजसमंद से नीचे की तरफ, जिसमें एक तो राजसमंद है। राजसमंद अलग किससे हुआ था? उदयपुर से 1991, 1991 में। और उदयपुर के जस्ट नीचे ट्राइबल एरिया में डूंगरपुर। अब जैसे उदयपुर का एक पार्ट अलग हुआ है, उदयपुर का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो इससे अलग हो गया है सलुम्बर के नाम से। तो सलुम्बर की जो पहाड़ियां हैं वो भी किसका पार्ट है? अरावली का पार्ट है, जिनके अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी स्थित है, जयसमंद। तो जयसमंद लेक अब उदयपुर में नहीं होके किस में आती है?
सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये सारे आपके सदर्न अरावली के पार्ट में आते हैं। पाली, सिरोही, देन राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर से अलग हुआ भाग सलूम्बर। अब ये जो सदर्न अरावली, इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। साउथ अरावली को दक्षिणी अरावली में एक हिस्सा तो इसका ये वाला पार्ट जो पाली सिरोही की ओर है, इसका नाम है आबू अरावली। आबू अरावली एक्सटेंड इन सिरोही एंड पाली, यानी पश्चिम वाले जो दो जिलों में फैली हुई है। जो मेन सिरोही में है, तो सिरोही में इसका उसको नाम टाइटल क्या दिया गया अरावली को, आबू के नाम से आबू अरावली। तो आबू अरावली एक्सटेंड इन सिरोही देन पाली। हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च चोटी, इसमें आपको ध्यान है जो अभी अपन ऊपर लिख रहे थे वही आंसर रहेगा, गुरु शिखर। तो वापस से लोकेशन और फैक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी 1722 मीटर या सिरोही लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मेंशन है इसमें। लेकिन दूसरा पार्ट है जो इस साइड में राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में जो फैली हुई है वो अरावली कौन सी है, वो मेवाड़ अरावली। तो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर ये क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पे किसका हिस्सा थे, मेवाड़ का। तो मेवाड़ वाले एरिया में जहां अरावली है तो वो मेवाड़ अरावली। आबू वाले एरिया की तरफ अरावली जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आबू अरावली। मेवाड़ अरावली मुख्यतः उदयपुर के अंदर, मेन पार्ट इसका किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, उदयपुर। तो मेनली एक्सटेंट इन उदयपुर। देन उससे अलग हुआ जो जिला है राजसमंद। उदयपुर से पहले राजसमंद अलग हुआ था, और अभी हाल ही में जो नए जिले बने उसमें उसमें सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट, और उसके जस्ट नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। तो ये कुछ जिले आपके सदर्न अरावली में मेवाड़ अरावली का पार्ट है। अब इसमें आपको सर्वोच्च चोटी अगर बतानी है तो बाद में इसमें गुरु शिखर नहीं आती, इसमें आती है उदयपुर और राजसमंद की तरफ जो ज्योग्राफिकल एरिया है। उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो एरिया है वो एक चट्टानी भाग है, एक प्लेट्यू के रूप में, पठारी भाग के रूप में। उस पठार का नाम है बोराट का पठार। उस बोराट पठारी क्षेत्र में एक चोटी आती है जिसका नाम है जरगा। तो ये जरगा जो 1431 मीटर हाइट के साथ, ये मेवाड़ अरावली की हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो इसमें जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी ये रहेगी जरगा। 1431 मीटर, और मुख्यतः कौन से जिले में रहेगी, उदयपुर। तो इस मेवाड़ अरावली का मेन एरिया उदयपुर के पास ही है। और वैसे कंप्लीट अरावली में भी अगर देखा जाए कि संपूर्ण अरावली में सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है, तो उदयपुर ही रहेगा, यानी अरावली मेनली एक्सटेंड इन उदयपुर। सिरोही में भले ही हाइट ज्यादा है, लेकिन सिरोही के अंदर इसका ज्योग्राफिकल एरिया कम आता है, क्योंकि सिरोही अपने आप में उदयपुर से छोटा जिला है। तो राजस्थान में अरावली जिन जिलों में एक्सटेंड या फैली हुई है उसमें सबसे ज्यादा किसके पास फैली हुई है, उदयपुर। और जहाँ माउंटेन्स अधिक होंगे वहाँ वेजिटेशन ज्यादा होगी, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर मुख्यतः एग्रीकल्चर वगैरह कम होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर, और जहाँ वन अधिक होते हैं वहाँ ट्राइब्स अधिक होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला उदयपुर। तो ये सारे रीजन अरावली के कारण ही है वहाँ, कि अरावली अधिक है इस कारण वेजिटेशन अधिक है, वेजिटेशन अधिक है इस कारण वहाँ ट्राइब्स अधिक हैं। और अरावली अधिक होने के कारण जो पुरानी जो माइंस हैं, यानी पुरानी जो लीज जो चल रही है अरावली में, वो आज भी चल रही है। नई लीज 1992-93 के बाद नहीं दी गई। इस कारण जहाँ पे भी लीज दी जाती है माइनिंग के एक लंबे टाइम के लिए दी जाती है, 30 साल, 40 साल, 45 साल, इस तरीके से ली जाती है माइंस की। तो वो लंबे टाइम तक आती है। तो इसका मीनिंग अपने को लगता है कि एक खनन कार्य तो 1992-93 में प्रतिबंध है यहाँ से,
तो प्रतिबंध कोई नई माइंस लीज पे नहीं दे सकते, जबकि जो पुरानी माइंस हैं वो लीज पे चल रही हैं, वो धीरे धीरे उनकी लीज समाप्त हो रही है, तो वहां पे प्रोडक्शन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यानी वहां से और उत्पादन नहीं किया जाएगा। और जो उत्पादन बाई चांस हो भी रहा है तो इसका मीनिंग वो इलीगल हो रहा है, यानी अवैध खनन के रूप में उसको माना जाएगा, लीगल माइनिंग नहीं है। तो इसका मीनिंग लीगल अब कोई लीज अरावली में नहीं दी जा रही, नई लीज। तभी तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये जो चक्कर है ये बार बार अपने को काटने पड़ रहे हैं कि माइनिंग लीज वाला एरिया है वो अरावली में बढ़ाना चाह रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं अरावली 20 मीटर हाइट पे नहीं है, अरावली 100 मीटर हाइट पर है, ताकि जो 20 और 100 के बीच में जो जोग्राफिकल एरिया है उसको माइनिंग में ले पाए। तो जब अरावली को हम 100 मीटर पे मान लेंगे तो इसका मीनिंग अरावली के निकट 100 मीटर से जितने भी जो एरिया हैं वो अरावली से आउट हो जाएंगे फिर, और अरावली से बाहर निकल गए तो इसका मीनिंग हम अपने इको सेंसिटिव एरिया और वाइल्ड लाइफ एरिया में वो काउंट नहीं होंगे, और इको सेंसिटिव एरिया में काउंट नहीं होंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुरंत उनके लिए एनओसी जारी करेगा फिर। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो माइनिंग डिपार्टमेंट को एनओसी नहीं देता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता है, और जब तक एनओसी नहीं देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तब तक माइनिंग पॉसिबल नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं ना जिसमें अपने को एनओसी लेना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को आप सेलेक्ट हो गए आरएस में और आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है, इसका मीनिंग है आपने एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन बाद में आपकी इच्छा है कि अब एसडीएम बन गए, अब यूं करते हैं पीएचडी भी करेंगे पीजी भी करेंगे, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर आपने छुप छुपा के की है तो। क्योंकि डिपार्टमेंट में जिस दिन आप सेलेक्ट हुए थे उस दिन आपका जो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो आपका ग्रेजुएशन ही था, और एक दिन प्रमोशन आया, प्रमोशन में आपने लगा दिया कि मेरा पीजी भी हो गया पीएचडी भी हो गया, तो डिपार्टमेंट रिकॉर्ड देखेगा कि आपने एनओसी ली थी क्या, एनओसी नहीं ली तो इसका मीनिंग आपकी वो डिग्री लीगल नहीं है फिर। तो इसका मीनिंग आप अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेते हो और वो आपको अगर अप्रूवल कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, इसका मीनिंग वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं एनओसी, यानी डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं आप कीजिएगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। तो अब बड़े एरिया के अंदर मिनरल्स डिपार्टमेंट के सामने समस्या ये है कि अपने को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या जारी नहीं कर रहा है एनओसी, क्योंकि ज्यादातर अरावली का जो एरिया वो इको सेंसिटिव जोन में है। इको सेंसिटिव जोन यानी जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टिव एरिया उसके अंदर भौगोलिक विशेषताएं हम कह सकते हैं। तो भौगोलिक विशेषताएं वो अरावली में क्या क्या आती हैं अपने, जैसे अरावली माउंटेन है तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपने पर्वतों के बीच में कुछ जगह अपने चट्टानी भाग हैं जो ऊपर से समतल या सपाट हैं, तो ऊपर से बिल्कुल समतल हैं, जैसे ये तो पर्वत चोटियां गई, इसके बीच के भाग कुछ समतल हैं, तो उनको हम किसके रूप में लेते हैं, प्लेट्यूज के रूप में, पठार के रूप में। तो एक तो अरावली के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं जो हमें कवर करने हैं। फिर एक अरावली जो पर्वतीय भाग होते हैं इनके अंदर एक साइट या एक स्थान से हमें दूसरे स्थान पे जाना होता है माउंटेन्स के उस ओर। तो अगर आप एक साइट या एक स्थल से दूसरे स्थल पे जाते हो तो उसके लिए अरावली के उन जगहों को चुनते हो जो कम हाइट वाली होती है, जहाँ से माउंटेन्स को इजीली क्रॉस या पार किया जा सकता हो, तो उन एरियाज को हम कहेंगे नाल। क्योंकि ये माउंटेन्स के बीच में दूर से देखने पे यूं दिखाई देती हैं जैसे घोड़े के पाँव में लगने वाला जो छल्ला होता है नीचे खुर के अंदर जो लगता है, जिसको अपन शो ऑफ फोर्स कहते हैं, घोड़े की नाल जैसा होता है। तो ये गैप लगभग वैसा ही लगता है अपने को घोड़े की नाल जैसा। हिमालय के अंदर इन्हीं को अपन ने तिब्बत लैंग्वेज में क्या बोला है, ला। और जब ये ग्लेशियर्स या बर्फ से बनते हैं तो इनको कोल, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल का मीनिंग वो दराई है, वो इंदिरा के नाम से। जैसे समुद्र के अंदर नीचे का जो पॉइंट है उसका नाम भी क्या है, उसका नाम भी इंदिरा ही है, लेकिन वो समुद्र का अंतिम बिंदु है इसका उसको क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है। जबकि उत्तर में पर्वतों के बीच में दरा है तो उसको इंदिरा कोल लिखा है। तो पासेज के लिए बहुत सारे शब्द यूज होते हैं। जैसे आप सदर्न इंडिया में चले जाइए तो दक्षिणी भारत के अंदर इन्हीं दरों को अपन घाट के नाम से बोलते हैं, जैसे बोर घाट, पाल घाट, थाल घाट। तो ये वाले जो दरे हैं दक्षिणी भारत में घाट के नाम से भी आते हैं। तो घाट जनरली उन एरिया में यूज किया जाता है जिनके नज़दीक कोई वाटर पॉइंट होता है। जैसे अपन कहते हैं समुद्र के किनारे पर घाट पर, नदी के किनारे नदी के घाट पर, तो वैसे समुद्र के निकट जो पासेज है या कोई माउंटेन्स है या कोई स्थलीय भाग है, इसका मीनिंग घाट कोई एक ऐसा शब्द नहीं कोई प्रॉपर हम एक ही जगह यूज करें। जैसे अपने नहीं होता बचीड़ खाना, तो बचीड़ के भी हमारे मारवाड़ी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कुछ खाना दबा के ले रहे हैं तो कहते हैं दो बचीड़, कि बैठ के खाने बैठ के, तो और एक जैसे कोई क्यू या लाइन में लगे हुए हैं तो पीछे वाले क्या कहते हैं, दो बचेड़, उसके धक्का देना वो भी बचेड़ है।
तो वैसे कुछ शब्द हैं जिनके मल्टीपर्पज मीनिंग है, उस तरीके से घाट भी कई मीनिंग है। कोई पूछे कहाँ बैठे हो, कि नदी के घाट पे बैठा हूं। वेरी गुड। पेटना भी है। तो ये जो पश्चिमी भाग वाला है, ये अपने आप में माउंटेन जो है, उस माउंटेन में भी ये शब्द यूज करते हैं, पश्चिमी घाट। जैसे पूर्वी तट के पास में वो पूर्वी घाट, यहाँ सतपुड़ा है, इसमें घाट यूज नहीं होता क्योंकि सतपुड़ा है वो समुद्र के किनारे नहीं। विंध्यन है वो विंध्यन घाट नहीं है, वो विंध्यन के रूप में, अरावली अरावली के रूप में। इसका मीनिंग है भारत में कुछ पासेज हैं जो किस नाम से चलते हैं आपके, घाट के नाम से, कुछ ला के नाम से, कुछ कॉल के नाम से। राजस्थान में किस नाम से चलेंगे, नाल के नाम से चलेंगे। तो नाल के बारे में हम कवर करेंगे, इसका मीनिंग है पासेज ऑफ अरावली। तो इन दोनों की आवश्यकता वैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। जैसे पहाड़ों को आपको क्रॉस करना हो तो या तो पहाड़ के पास चलते रहो, जहाँ समाप्त हो जाए वहां से मुड़ के आ जाओ, पहाड़ क्रॉस हो गए। या फिर मान जी की वाइफ ने जैसा किया वैसे करो। एक मूवी बनी थी बिहार में, मान जी ए माउंटेन मैन। तो मान जी की वाइफ ने क्या किया, पहाड़ के ऊपर जैसे चढ़ती थी और चढ़ चढ़ के और पहाड़ को क्रॉस करती, उसमें टाइम लगता। और एक दिन अचानक उसका पाँव स्लिप हुआ और घाटी में गिर गई मान जी की वाइफ। और जब तक संभाला और उसको हॉस्पिटल लेके गए, तब तक उसकी वाइफ की डेथ हो गई। और डॉक्टरों का वही रटा रटाया डायलॉग कि काश 5 मिनट पहले ले आते। तो मान जी को यह लगा कि 2 घंटे अगर पहाड़ में नहीं लगते तो शायद हो सकता है जीवित रहती। तो फिर मान जी अपने पूरे जीवन, लगभग 25 साल से ज्यादा, बिहार के अपने उस गांव के पहाड़ी को तोड़ने का प्रयास करता है और तोड़ तोड़ के उस पहाड़ को नीचा कर देता है, ताकि गांव वाले शहर वाले एरिया से इजीली कनेक्ट हो पाए। तो उस मूवी के ऊपर एक वो मोटिवेशन बिहार के अंदर अब भी जीवित है वो व्यक्ति। अब तो ध्यान नहीं है पिछले 2-4 सालों में, तो क्या डेथ हो गई क्या है। दूसरा, तो सारे मान जी आपकी तरह थोड़ी ना है। वही भावनाएं भी होती है ना लोगों की। तो इसका मीनिंग ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कनेक्ट करने के लिए तरीके कई हैं। पहाड़ों को क्रॉस करके आ जाना, पहाड़ों के ऊपर से क्रॉस करना, लेकिन सबसे इजी तरीका होता है उसका बॉटम रीजन, सबसे नीचा भाग है, वहां से माउंटेन्स को क्रॉस करना। जैसे हम जयपुर से आमेर जाते हैं, तो आमेर जाने का एक तरीका तो आप नारगढ़ की पहाड़ी पे चढ़ जाओ और उधर आमेर की तरफ उतर जाओ। तो इसका मीनिंग वो थोड़ा कठिन है। एक जल महल के पास में से जो रोड जाती है, उस रोड से चले जाओ, आप 15 मिनट में आमेर पहुंच जाओगे। तो इसका मीनिंग जो जल महल के पास से जो रोड जाती है पहाड़ों के बीच से, वो जयपुर की और आमेर की कनेक्टिविटी बनाती है। लेकिन उस नाल को हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ। राजस्थान में इस तरीके से सदन में कुछ नाल को नाम दिया हुआ है। तो जो नाल नाल को नाम दिया हुआ है, नाल अपने को वो कवर करनी है। तो एक अरावली में वो नाल अपने को कवर करनी होंगी। एक अरावली में कुछ स्पेसिफिक रॉक्स या चट्टाने हैं। अब चट्टानों का अध्ययन जितने व्यक्तियों ने किया, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग रॉक्स को बताया। इसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने यूरोपियन एक जियोलॉजिस्ट आते हैं, उनकी स्टडी को हम अधिक महत्व देते हैं। तो इसका मीनिंग जियोलॉजिस्ट तो लगभग 50 से भी अधिक जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अरावली के ऊपर अध्ययन किया हुआ है। लेकिन उसमें हम अध्ययन में जिनकी स्टडी को इंपॉर्टेंस देते हैं वो है A.M. हेरोन। A.M. हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। तो हेरोन भी यहाँ की चट्टानों का अध्ययन करके हैरान थे कि ये विश्व के अपने आप में ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, सबसे पुरानी चट्टानें। और फिर इन चट्टानों को इन्होंने नाम दिया दिल्ली सुपर ग्रुप रॉक्स, दिल्ली महासमूह की चट्टानें। इसका मीनिंग ये उनका इंडिविजुअल रिसर्च था, जिसमें नाम वो कुछ भी रख सकते हैं। वो हो सकता है इनको जयपुर रॉक्स कह देते, वो दिल्ली रॉक्स कह देते, गुजरात कह देते। तो उन्होंने दिल्ली शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि इंडिया में दिल्ली तक अरावली फैली हुई है, और अरावली जिन एरिया में थी उनमें सबसे ज़्यादा फेम वाली साइड दिल्ली थी, कारण कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी थी। अगर उनको ये ध्यान होता है कि राजस्थान का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, कि राजस्थान में सर्वाधिक है, तो हो सकता है वो राजस्थान सुपर ग्रुप रॉक्स कह देते हैं इनको। लेकिन उनके लिए उस समय दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट था। इस कारण अरावली की चट्टानों का नाम क्या रखा, दिल्ली महासमूह की चट्टानें। जबकि दिल्ली में अरावली सबसे कम है, मैक्सिमम है राजस्थान में 80%, देन गुजरात, हरियाणा, और उसके बाद में दिल्ली की तरफ। जैसे मरुस्थल के बारे में नहीं लिखते अपन, मरुस्थल सबसे ज्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में, फिर गुजरात, अरावली भी ऐसे ही है, फिर हरियाणा। अब डेजर्ट मिनिमम पंजाब में है। तो इसका मीनिंग डेजर्ट में जो 4 काउंट होते हैं उसमें 4th पंजाब काउंट होता है, और इधर अरावली में जो चौथा काउंट होता है वो दिल्ली काउंट होता है।
पंजाब काउंट नहीं होता इसमें। तो राजस्थान के वैसे दो फिजिकल डिवीजन ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में हम कवर करते हैं। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास ही है, क्योंकि जो डेजर्ट है वो ओनली राजस्थान के पास नहीं है, पंजाब हरियाणा और गुजरात के पास भी है, लेकिन मैक्सिमम किसके पास है? राजस्थान। अब अरावली भी ऐसा नहीं है, अरावली हमारा फिजिकल डिवीजन है लेकिन ओनली राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में भी है, आगे हरियाणा में भी है और उसके आगे दिल्ली में भी है। तो इसका मीनिंग है कि ये भी आपके अलग अलग स्टेट में, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास। लेकिन नेक्स्ट वाले जो फिजिकल डिवीजन हम कवर करेंगे जैसे ईस्टर्न प्लेन, तो मैदानी भाग भारत का सबसे बड़ा मैदान राजस्थान के पास नहीं है, हमारे पास तो डेजर्ट ज़्यादा बड़ा है, प्लेन एरिया हमारे पास छोटे हैं। मैदानी भाग हमसे भी बड़े किसके पास हैं? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। जहाँ मैदानी भाग ज़्यादा बड़े होंगे वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक होती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो 4 स्टेट है उसमें 3 आपके गंगेटिक प्लेन में आते हैं। एक महाराष्ट्र को अगर छोड़ दें तो यूपी नंबर फर्स्ट, नंबर थर्ड बिहार और नंबर फोर्थ वेस्ट बंगाल, क्योंकि नंबर सेकंड जो है वो महाराष्ट्र है। हालांकि महाराष्ट्र भी जनसंख्या में यूपी बिहार के कारण ही है, उधर भी वही बैठे हैं लगभग। तो इसका मीनिंग जब मैदानी भागों में बात करेंगे तो ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान, वो तो राजस्थानी पूर्व में इसका टाइटल यूज किया है, बाकी प्लेन एरिया मुख्यतः यूपी बिहार वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। फिर लास्ट में खाड़ोती पठार की बात करेंगे तो पठारी भाग राजस्थान के बजाय सदर्न इंडिया में ज्यादा है, और उसमें भी महाराष्ट्र का पठार सबसे बड़ा है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। तो जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र की ओर, भारत में किसी भी एक स्टेट में जितना पठार है उसमें सबसे बड़ा प्लेट्यू, किसी इंडिविजुअल स्टेट में सबसे बड़ा प्लेट्यू किसके पास है? महाराष्ट्र के पास। किसी इंडिविजुअल स्टेट में मैदान सबसे बड़ा किसका? यूपी का। किसी इंडिविजुअल स्टेट में अरावली सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान। किसी भी इंडिविजुअल या अकेले राज्य में मरुस्थल सबसे ज्यादा राजस्थान। इसका मीनिंग राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में 2 ऐसे हैं जो हमारे पास मैक्सिमम है, 2 ऐसे रहेंगे जो राजस्थान के पास कम है, अदर स्टेट के पास ज्यादा है। तो अरावली का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग जो है, इसमें पठार सबसे ज्यादा है। अब कौन कौन से वो अभी हम बात करेंगे तो फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, अरावली में सर्वाधिक पठार, अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है। मोस्ट ऑफ प्लेट्यूज इन अरावली रीजन आर सिचुएटेड इन सदर्न अरावली। मोस्ट ऑफ प्लेट्यूज इन अरावली रीजन आर सिचुएटेड इन सदर्न अरावली। अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में स्थित। तो इसमें अंडरलाइन कर देना सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में स्थित है। इसी में आगे कंटिन्यूस लिखो, अरावली के प्रमुख पठार, मेजर प्लेट्यूज ऑफ अरावली, अरावली के प्रमुख पठार। उसका मीनिंग ज्यादा तो दक्षिण में है, मेन मेन है कौन कौन से वो हम कवर करेंगे, मेजर प्लेट्यूज ऑफ अरावली, और आगे डिस्क कर दीजिए। अब इसमें जो इंपोर्टेंट प्लेट्यूज हैं उसमें एक तो सिरोही की तरफ के जो पठार हैं, जैसे अरावली का पार्ट है तो अरावली में ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सिरोही पॉइंट। तो सिरोही की ओर जो पठार है उसमें सबसे ऊंची चोटी भी सिरोही के पास है, और सबसे ऊंचा प्लेट्यू भी सिरोही के पास है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है उड़िया पठार को, यानी जो उड़ा वो सबसे ऊंचा। तो ये उड़िया प्लेट्यू, ये सिरोही के प्लेट्यू में यानी अरावली के प्लेट्यूज में सबसे अधिक हाइट पर है। उड़िया प्लेट्यू के बाद में, उड़िया पठार के बाद में नेक्स्ट आता है सिरोही की तरफ आबू। हालांकि आबू एक ब्लॉक के रूप में, इस तरीके से गुम्बद के रूप में, डोम शेप में, तो इसको आबू ब्लॉक ही लिखा जाता है। हिंदी में लिख देते हैं इसको आबू पर्वत। और एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे आबू पर्वत क्या है, एक ऑप्शन तो कि ये पर्वत है, ये केवल एक पठार है, सी पॉइंट की ए और बी दोनों हैं,
डी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो आबू पर्वत क्या है? एक पर्वत है, ये आंसर। आबू पर्वत एक पर्वत है। बी आंसर एक पठार है। सी आंसर ए और बी दोनों है। हेडिंग क्या है अभी? केवल पठार है। तो इसका इंग्लिश टाइटल आबू माउंटेन नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है आबू ब्लॉक, क्योंकि ये पठारी इस तरीके से डोम शेप में, इसका इसको ब्लॉक लिखा जाता है आबू ब्लॉक के रूप में। और हिंदी टाइटल उसका गलती से इन्होंने, मेरे हिसाब से गलती से ही लिखा है इन्होंने, आबू ब्लॉक लिखना चाहिए था इसको हिंदी में, और इन्होंने लिख दिया आबू पर्वत। फिर जैसे हम उदयपुर की तरफ आते हैं सिरोही से ईस्ट में, तो सिरोही से ईस्ट में उत्तर में तो आएगा राजसमंद, और सिरोही से इस साइड में साउथ ईस्ट की तरफ ये आएगा उदयपुर। तो यहाँ पे जो उदयपुर और राजसमंद का बीच का ये जो चट्टानी भाग है आपका, ये मुख्यतः बोराट के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उदयपुर से जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो डूंगरपुर। तो उदयपुर डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, ये हिल्स और प्लेट्यू दोनों का मिक्सअप पार्ट, उदयपुर डूंगरपुर के बीच का जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, ये भोमट के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको, भो और टे, फर्क सिर्फ रा का और मै का है। इसका मीनिंग है कि दोनों प्लेट्यू के अंदर कॉमन डिस्ट्रिक्ट कौन है? उदयपुर। तो अगर भो से आ रहा है तो भो से आ रहा है, तो ये तो तय है, उसमें उदयपुर तो रहेगा। आगे शब्द क्या यूज हो रहा है? रा, इसका मीनिंग उदयपुर और राजसमंद के बीच के पठार को क्या कहा जाएगा? बोराट। और अगर रा नहीं आ रहा तो डूंगरपुर को लेना है फिर, यानी भोमट पूछा है तो भोमट में रह है कहीं पर, तो राजसमंद को भी नहीं लेना, फिर डूंगरपुर को लेंगे। तो इसका मीनिंग इससे तो ये तय होगा कि ये उदयपुर का पठार है। लेकिन आगे शब्द क्या यूज किया गया? बोराट यूज किया गया है, तब तो आएगा उदयपुर राजसमंद। और रा यूज नहीं किया गया, मैं यूज किया गया, तो उदयपुर और उसका सदर्न पार्ट। जैसे आप हिस्ट्री में एक आंदोलन भी पढ़ते हो, भोमट या एक ही आंदोलन, वो मुख्यतः इसी क्षेत्र में हुआ था, डूंगरपुर की ओर, भोमट रीजन। तो भोमट रीजन मुख्यतः डूंगरपुर का एरिया ही होता है, पार्शियली पार्ट ऑफ उदयपुर या सदर्न उदयपुर एंड मेन पार्ट ऑफ डूंगरपुर। तो मुख्यतः डूंगरपुर और आंशिक उदयपुर में फैले हुए पठार को क्या कहा जाता है? भोमट। जबकि बोराट लगभग दोनों तरफ इक्वल है, इस कारण उसमें लिखा नहीं जाता मेनली उदयपुर या मेनली राजसमंद, उसमें लिखा जाता है कि बोराट प्लेट्यू लाइज बिटवीन राजसमंद एंड उदयपुर, या एक्सटेंड इन उदयपुर एंड राजसमंद। और उसके जो ऊंची चोटी उस पठारी क्षेत्र में है, वो वैसे बोराट की हाइट तो 1225 मानी गई है, लेकिन उसमें एक पर्वत चोटी आती है जिसका नाम है जरगा। तो मेवाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस पठारी क्षेत्र में आती है, लेकिन वो माउंटेन के रूप में ही कंसिडर की जाएगी, प्लेट्यू के रूप में नहीं होगी, क्योंकि बोराट को हम पर्वत के रूप में लेते हैं, प्लेट्यू के रूप में नहीं लेते, सॉरी, जरगा को। जबकि बोराट जो प्लेट्यू के रूप में है, यानी जो ऊपर से समतल है, वो 1225 मीटर है, 1225। इधर जो आबू है ये 1200 मीटर है फिक्स, और इधर जो उड़िया है वो 1360। तो प्लेट्यू के अंदर हमारे राजस्थान में 1360 से ऊपर कोई भी नहीं है। तो हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान उड़िया प्लेट्यू, उड़िया से 160 मीटर नीचे आबू है। तो 1360 में से 160 लेस करोगे 1200, और 1200 से प्लस 25 ये 1225। तो राजस्थान ये तीन ऊंचे प्लेट्यू अगर पूछे जाए तो उड़िया प्लेट्यू, बोराट प्लेट्यू एंड आबू प्लेट्यू। आबू 1200, बोराट 1225 और उड़िया 1360। तो इसका मीनिंग है अरावली के सदन में प्लेट्यूज अधिक क्यों हैं? क्योंकि अरावली मैक्सिमम वही है। तो जहां अरावली ज्यादा फैली हुई होगी उसका चट्टानी भाग या प्लेट्यू भी उस रीजन में ज्यादा हो। अब उदयपुर का जो पार्ट है उसका एक हिस्सा जो सलूम्बर के रूप में अलग हुआ है, तो उसके साउथ ईस्ट की तरफ जो सलूम्बर की तरफ का पार्ट है वो, और उसमें कुछ आंशिक भाग आपका प्रतापगढ़ का, इस क्षेत्र में एक पठार आता है
जिसका नाम है लसाड़िया प्लेट्यू। लसाड़िया, सादी बात सुनने को मिलेगा, लासाड़िया 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 लसाड़िया। बीबी की भी अपनी डिमांड होती है, इच्छाएं होती हैं कुछ, तो उसमें क्या सुनाई देगा आपको फिर? लासाड़िया लासाड़िया, यहाँ है लसाड़िया। यहाँ उदयपुर का एक क्षेत्र आता है सलुम्बर। सलुम्बर में एक जो लेक आती है आपके, उसका नाम क्या है? जयसमंद। ये जयसमंद लेक के जस्ट ईस्ट वाला पार्ट ही आता है लसाड़िया। इसको एग्जाम में मुख्यतः जयसमंद के रेफरेंस में ही पूछते हैं कि जयसमंद के ईस्ट में जो बैडलैंड प्लेट्यू या उबड़ खाबड़ पठार है, उसको क्या कहा जाता है? लसाड़िया प्लेट्यू कहा जाता है। इसके बाद में अरावली के नॉर्थ में अपन चलते हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट प्लेट्यूज आपके अलवर की तरफ आते हैं फिर। तो अलवर में जो पठार हैं वो आपके, एक तो क्रांस का प्लेट्यू आता है, क्रांस और का इसके साथ ही अटैच होता है, क्रांस का पठार। और एक प्लेट्यू आता है कांकनवाड़ी प्लेट्यू। कांकनवाड़ी प्लेट्यू और क्रांस का प्लेट्यू। और उदयपुर के जस्ट ईस्ट में अपन चलेंगे तो चित्तौड़ की तरफ कुछ पठार आते हैं, वैसे हाड़ौती में काउंट होते हैं उदयपुर के ईस्ट में। तो उदयपुर का जो पूर्व है वो चित्तौड़ है, और चित्तौड़ में दो पठार है, एक तो मेसा जहाँ चित्तौड़गढ़ का फोर्ट स्थित, और एक आता है आपका मानदेसरा प्लेट्यू। जो भैंसरोडगढ़ सेंचुरी हम पढ़ेंगे, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का वो भाग है जो कोटा के नजदीक टूटा हुआ चित्तौड़ जो घोड़े की नाल में दिखाई देता है, उसमें आता है भैंसरोडगढ़ सेंचुरी। और उस भैंसरोडगढ़ सेंचुरी में जो प्लेट्यू आता है उसका नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में जो पठार आता है उसका नाम है मानदेसरा प्लेट्यू। लास्ट वाले जो दोनों उदयपुर के ईस्ट में देख रहे हैं, दोनों प्लेट्यूज किस ज्योग्राफिकल एरिया में है? चित्तौड़गढ़ में। और ये लगभग हाड़ौती के रीजन में मानते हैं। हालांकि लिखने को हम चित्तौड़ के फोर्ट को लिखते हैं, अरावली के सिरमौर पे, अरावली के माथे पे स्थित जो पार्ट है वो है चित्तौड़ फोर्ट। यानी उसका जो नीचे वाला जो भाग होता है ना, फोर हेड, कि अरावली का जो मस्तक है, उस मस्तक यानी दक्षिणी भाग जो है उसके ऊपर चित्तौड़ फोर्ट है, तो दक्षिणी भाग के निकट ही है वो। और चित्तौड़ अपने अरावली रीजन में भी, सॉरी, अरावली के साथ हाड़ौती रीजन में भी काउंट होता है। तो इन प्लेट्यू की अपन सिर्फ इंडिकेट जरूर करेंगे, ये जो प्लेट्यू है ये चित्तौड़ में स्थित है, लेकिन इनकी डिटेल्स अपन नहीं लिखेंगे। कारण क्योंकि ये किस ज्योग्राफिकल एरिया में है? हाड़ौती में। डिटेल्स हम इनकी लिखेंगे, इस साइड वाले जो प्लेट्यूज हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेट्यू ऑफ अरावली, ना कि प्लेट्यूज ऑफ हाड़ौती। तो हाड़ौती तो खुद पूरा अपने आप में पठारी है पूरा, तो ये कुछ पठारी भाग अपने हाड़ौती के रीजन में भी आते हैं। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने कै वाले पठार किसके पास हैं? अलवर के पास है, चाहे क्रांस हो चाहे काकड़ हो। मैं वाले प्लेट्यू दोनों चित्तौड़ के पास, चाहे मैं मेसा हो चाहे मैं मानदेसरा, यानी एम टाइटल वाले और के टाइटल, तो के वाले अलवर और एम वाले चित्तौड़। भो वाले में यह तय होगा कि उदयपुर आ गया है, आगे उसके शब्दों से तय होगा। अगर भो राठ है तो इसका मीनिंग उदयपुर और राजसमंद के बीच का पठार, और अगर भो मठ है तो इसका मीनिंग उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के पठार को भो मठ कहा जाता है। तो इससे सिर्फ यही तय होगा कि उदयपुर आ चुका है। आगे तय होगा राजसमंद वाला है तो बोराट है, और उदयपुर से डूंगरपुर वाला है तो भौमठ। और जब हिंदी के अंदर अपन स्टार्टिंग में वर्णमाला लिखना स्टार्ट करते हैं, ए आ ई उ ये लिखते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग वाली जो लाइन वाले ये सिरोही के पास है। ऐसे आबू और ऊ से उड़िया, तो स्टार्टिंग वाली ए आ उ वाली लाइन किसके पास रहेगी? सिरोही। जैसे ऐसे आबू और ऊ से उड़िया। भो वाले किसके पास है?
उदयपुर, आगे उसमें शब्द क्या लिखा जाएगा उससे डिसाइड होगा। भो राठ है तो उदयपुर राजसमंद, और भो मठ है तो उदयपुर और डूंगरपुर। मैं वाले प्लेटिव हैं तो मैसा मांदेसरा चित्तौड़, और कै वाले हैं तो अलवर। एक आपको रटना पड़ेगा लसाड़िया, वो जयसमंद झील के ईस्ट में एक उबड़ खाबड़िया बेडलैंड प्लेट्यू है जो वर्तमान में सलुम्बर और आंशिक हिस्सा उसका प्रतापगढ़ में भी है, कुछ पार्ट उसका प्रतापगढ़ में भी आता है। सलुम्बर प्लेट्यू, सॉरी, इसमें लसाड़िया प्लेट्यू को एक दो बार एग्जाम में पहले पूछा हुआ है, तो उसमें आंसर क्या माना हुआ है? रात को क्या कर रहे थे? ठीक हो? बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूँ मैं, जाने किसके ख्यालों में खो जाता हूँ मैं। तो ये जो लसाड़िया है, ये जो लिखा है अभी, ये प्रतापगढ़, और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम क्या लिख रहे हैं, सलुम्बर। लेकिन सलुम्बर पहले सलुम्बर नहीं था, सलुम्बर पहले क्या था, उदयपुर था। प्रतापगढ़ भी पहले प्रतापगढ़ नहीं था, मुख्यतः ये चित्तौड़ था। वैसे तो प्रतापगढ़ 3 जिलों से बना हुआ है, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, लेकिन मेन पार्ट इसका किससे लिया हुआ है, चित्तौड़। तो यही पठार पुराने एग्जाम्स में पूछा हुआ है, वहां आंसर क्या माना हुआ है, उदयपुर और चित्तौड़। वर्तमान में उदयपुर के उस हिस्से को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, सलुम्बर, और चित्तौड़ के उस हिस्से को रिप्रेजेंट प्रतापगढ़। तो प्रेजेंट में इसमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या मानेंगे, सलुम्बर प्रतापगढ़। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिए हुए तो आंसर वही रहेगा पुराने वाला आपका, उदयपुर और चित्तौड़। हो सकता है कि एग्जामिनर ने पुराना क्वेश्चन उठा के एज इट इज आपको अप्लाई कर दिया, वो नए जिले मेंशन ही ना करें, तो अपन इसमें पुराने वाले जिले भी लिखेंगे कि प्रेजेंट में तो ये हैं और ओल्ड डिस्ट्रिक्ट इसके ही है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट यानी सलूम्बर की जगह उदयपुर और प्रतापगढ़ की जगह चित्तौड़।